नमस्कार दोस्तों, न्याय शास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट अक्षय पवार और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसे 4 कारण जिनसे आप कोर्ट में केसेस हारते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला कारण जिसके कारण आप कोर्ट में केसेस हार सकते हैं और मैंने बहुत सारे से अपने करियर में केसेस देखे हैं जो सिर्फ इसी कारण से खारिज कर दिए गए हैं, वो है रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि प्रतिनिधित्व देना। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, अपने एम्प्लॉयर से है या किसी एक पार्टी से है, तो आप एक रिप्रेजेंटेशन लिखिए या एक एडवोकेट से लिखवाइए कि मुझे ये समस्याएं हैं, आपके इस निर्णय से मुझे ये समस्या हुई है, और उन्हें वो आप भेज दीजिए। और उसकी रिसीविंग अपने पास ज़रूर रखिए, या तो आप उनके ऑफिस में जाके वो दे सकते हैं या बाय रजिस्टर्ड पोस्ट उन्हें भेज सकते हैं, और उस रजिस्टर्ड पोस्ट पे एक ट्रैक रिपोर्ट निकाल लीजिएगा, जिससे कि ये प्रूव हो बाद में कि आपने वो रिप्रेजेंटेशन उस अथॉरिटी को भेजा है। इससे होता ये है, कोर्ट का ये मानना होता है कि आपने अपने एम्प्लॉयर को या किसी जिससे आपको परेशानी है, उसको ये चीज़ तो बताई ही नहीं है कि आपको उससे ये समस्या हो रही है। हो सकता है कि अगर उस व्यक्ति को, उस संस्था को, उस गवर्नमेंट ऑफिस को ये पता चल जाए कि उसे ये आपको उससे ये समस्या है, तो उसका वो वही निराकरण कर दे और उसे आपको कोर्ट आने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसे में रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है। एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे चेक बाउंसेस के केसेस हैं। ऐसे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ही दिया हुआ है कि जैसे ही आपका चेक खारिज होता है, तो आपको 30 दिनों के अंदर सामने वाले व्यक्ति को एक लीगल नोटिस देना है और उसे बताना है कि आपका चेक बाउंस हो चुका है और उसके ये कारण हैं, कृपया आप मुझे ये पेमेंट करें। और अगर वो पेमेंट नहीं करता है, तब आप न्यायालय में आ सकते हैं। और मान लीजिए अगर ये नोटिस आपने नहीं भेजा, तो न्यायालय वहीं आपका केस निरस्त कर देगा। ऐसे ही सिविल सूट में भी होता है, जो एक आप वाद पेश करते हैं। वाद कई चीज़ों का होता है, ज़मीन का होता है, वाद होता है कि आपको कोई एग्रीमेंट एनफोर्स कराना है कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया था, या गवर्नमेंट ने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया था और अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये न्यायालय उसको एग्जीक्यूट करवाए, उसको एनफोर्स करवाए। तो उसमें एक धारा 80 सिविल प्रोसीजर कोड का नोटिस गवर्नमेंट को जाता है, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट है ये सूट, तो कि साहब मुझे आपके इस निर्णय से ये समस्या है, या आप ये काम नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए था। और ये सेक्शन 80 के नोटिस देने के बाद अगर आप सिविल सूट फाइल करते हैं, तो कोर्ट इन्हें एंटरटेन करता है, कंसिडर करता है, क्योंकि ये सेक्शन 80 के नोटिस का पर्पज़ ही ये है कि सरकार को पता चल जाता है कि आपको ये समस्या है और उसका निराकरण वो अपने स्तर पे कर सकती थी, पर उसने नहीं किया। और अब जब नहीं किया है, तो आप न्यायालय के समक्ष में आए। तो रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकरण में कोर्ट जाने से पहले रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट अथॉरिटी को, जिससे भी आपको समस्या है, उसे ज़रूर दें। दूसरा कारण जिसके कारण आपके केसेस न्यायालयों में खारिज होते हैं, वो होता है डिले। डिले का मतलब होता है देरी, कि आपको समस्या तो आज है, बट आप किन्हीं कारणों से रुके हुए हैं कि नहीं नहीं मैं कुछ समय बात करता हूँ, मैं देख लूँगा, मैं कानूनी प्रकरणों में अभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये अभी नहीं आऊँगा। बट बाद में जाके वो छोटी समस्या एक बड़ी समस्या बन जाती है, तब आप न्यायालय जाते हो और न्यायालय कहते हैं कि नहीं, आपको समस्या आज से कई साल पहले आ गई थी, बहुत समय पहले आ गई थी, आपको उस वक्त आना चाहिए था, बट आप नहीं आए हैं, तो अब हम आपकी पिटिशन एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे से ऐसे एक्ट होते हैं जिसमें लिमिटेशन प्रोवाइड होता है। लिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमा, कि आपको 3 महीने के अंदर या 3 साल के अंदर या 12 साल के अंदर ये सूट लाना है या ये केस लाना है, और उस परिधि में अगर आप नहीं लाते हैं, तो कोर्ट उसको उन केसेस को खारिज करती है। तो डिले होता है। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपके साथ ऐसे बहुत सारे से गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जिनको किसी एक पर्टिकुलर आदेश से, एक निर्णय से सरकार की परेशानी है। उसमें से कुछ लोग कोर्ट चले जाते हैं, आप नहीं जाते हैं, और आपके साथ के कुछ और लोग हैं जो कोर्ट नहीं जाते हैं। आपका ये मानना रहता है कि इनके केसेस में एक बार फैसले हो जाएं, जो फैसला होगा उस हिसाब से हम आगे निर्णय लेंगे। अगर वो जीत जाएंगे, तो हम भी न्यायालय में प्रकरण लगा के सेम बेनिफिट लेंगे। अब वो जीत जाते हैं और आप न्यायालय जाते हैं, ऐसे केसेस में न्यायालय आपको फेंस सिटर कह के पुकारता है। फेंस सिटर का मतलब होता है कि आप खेल को एक दर्शक की तरह मैदान के बाहर से देख रहे थे, जबकि उस निर्णय से अग्रीव आप भी थे। आप समय पे आ सकते थे, बट आपने देखा, आपने वेट किया कि इन केसेस में क्या हो रहा है,
तब मैं अपना केस फाइल करूँगा। और ऐसे केसेस में न्यायालय कहती है कि नहीं, हमने उनको रिलीफ दे दिया है, आप फेंस सिटर हो, हम आपको नहीं देंगे। अगर आपको कोई समस्या थी, आपको उसी समय आना चाहिए था, आपको डिले नहीं करना चाहिए था। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए कि कोई प्रकरण है जिसमें केवल आप ही को परेशानी है। फॉर एग्जाम्पल से कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है सर्विस रिकॉर्ड। अब आप न्यायालय आते हैं, आप रिटायर होने वाले हैं, आप न्यायालय आते हैं और आप कहते हैं कि साहब मेरे पास सारे प्रूफ हैं ये बताने के लिए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है मेरे सर्विस रिकॉर्ड में, बट जो मेरा एम्प्लॉयर है, मैंने रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, बट वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। न्यायालय आपसे पूछता है कि आपके पूरे सर्विस रिकॉर्ड में आप हर साल उस पर साइन करते थे, हर साल उसे देखते थे, वो आपके सर्विस रिकॉर्ड है, इतने सालों से आपको जानकारी थी कि वहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि गलत लिखी हुई है, तो भी आपने कुछ नहीं किया। आप अब आ रहे हैं जब आपका रिटायरमेंट आ गया और अब आपका ऐसा कहना है कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ ठीक हो जाएगी तो मेरे को 2 साल, मुझे 3 साल और नौकरी करने मिल जाएगी। तो ऐसे प्रकरणों में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट्स बिल्कुल भी आपकी पिटिशन को एंटरटेन नहीं करेंगी, क्योंकि आप आए हैं डिले से। सही समय पे आना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट होता है अल्टरनेटिव रेमेडी, मतलब कि कोई वैकल्पिक उपाय आपके पास है। अल्टरनेटिव रेमेडी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप सस्पेंड हुए हैं, आपका एक सस्पेंशन है, सस्पेंशन के अगेंस्ट आप लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट आते हैं, रेट पिटिशन लगाते हैं, और मैंने कितने मुकदमों में देखा है हाई कोर्ट पहली डेट पर ही आपका मुकदमा खारिज कर देती है, ये कहते हुए कि आपके सर्विस रूल्स में अपीलेट अथॉरिटी प्रोवाइड है, आप उसके सामने अपील करिए, आप उसके सामने जाइए, उसे बताइए कि ये क्यों गलत है, और आपका पैसा, आपका समय, आपके एफर्ट्स सब वेस्ट हो जाते हैं। तो कभी भी न्यायालय जाने से पहले एक बार ये देख लीजिए कि आपके पास क्या कोई अल्टरनेटिव रेमेडी है जहाँ आप जा सकते हैं, जिस अथॉरिटी के पास आप जा सकते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास आपका एक कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ एग्जीक्यूट हुआ है, आपने किया है, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, और अब कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, और आपके एग्रीमेंट में एक क्लॉज था जिसको आर्बिट्रेशन क्लॉज कहते हैं, मतलब मध्यस्थता का क्लॉज कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ हम न्यायालय नहीं जाएंगे, हम आपस में बैठ के एक आर्बिट्रेटर बैठाएंगे, 2 आर्बिट्रेटर, तीन आर्बिट्रेटर बैठाएंगे, और हम इसको खुद ही सॉल्व करेंगे आउट ऑफ द कोर्ट। तो ऐसी रेमेडी होने पे जब आप कोर्ट जाते हैं तो न्यायालय आपको स्पष्ट रूप से कह देता है कि नहीं, हम आपकी पिटिशन एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अल्टरनेटिव रेमेडी है आपके पास, आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, कृपया आप वहीं जाइए, इस न्यायालय से आपको नहीं मिलेगा, कोई भी अनुतोष नहीं मिलेगा। अब चौथा कारण क्या होता है जिसके कारण आप केस हारते हैं कोर्ट में? चौथा कारण होता है कि गलत कोर्ट में केस फाइल कर देना। गलत कोर्ट में क्या होता है, केस फाइल करना क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट ने हर चीज़ों के लिए अलग अलग फोरम्स बना रखे हैं, ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं। अगर आप वहाँ नहीं जाते हैं, आप दूसरी किसी कोर्ट में लगा देते हैं, या तो हाई कोर्ट्स कहते हैं कि नहीं, हमें इसकी क्षेत्राधिकार नहीं है मुकदमे को सुनने का, इसलिए हम इनकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इसका भी मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक लोन लिया है, अब किन्हीं कारणों से आप उसकी ईएमआई पे नहीं कर पाए हैं और वो एनपीए हो गया है। अब आपको बैंक नोटिस देना शुरू करता है कि हम आपसे रिकवरी करेंगे, आपकी ये प्रॉपर्टी गिरवी है, हम इसे बेचने की कार्रवाई शुरू करिए, हम आपको, नहीं तो आप लोन चुकाइए। ऐसे प्रकरणों में आप लोग एडवोकेट्स के पास जाते हैं और तुरंत हाई कोर्ट जाने की प्रयास करते हैं या सिविल कोर्ट जाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल होती है जिसको डीआरटी कहते हैं, ऋण वसूली प्राधिकरण। ये प्राधिकरण बनाई ही इसलिए गई है कि इन तरह के मुकदमे वहाँ पर चल सकें। वहाँ जाके आप सारे कारण बता सकते हैं कि कोविड आ गया था तो हमारा बिजनेस अच्छे से नहीं चला, इसलिए हम नहीं पे कर पाए, या और भी कोई कारण हो जिससे आप बताना चाहें तो आप वहाँ पे डीआरटी में बता सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक चेक बाउंस का केस है। चेक बाउंस का केस आपने एक सिविल कोर्ट में पेश कर दिया या एक हाई कोर्ट में पेश कर दिया, जबकि उसकी अलग से कंप्लेंट भी होती है। जो कंप्लेंट होती है आपको वहीं पर जाना है। और मान लीजिए एक एग्जांपल और देके मैं आपको समझाता हूँ कि आप एक कंज्यूमर हैं, आपको किसी चीज़ से नुकसान हो गया, अब आप सिविल कोर्ट जा रहे हैं या हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो ऐसे में कोर्ट कहेगी कि नहीं, आप कंज्यूमर फोरम जाइए, कंज्यूमर के डेफिनेशन में आते हैं, तो आप कंज्यूमर फोरम जाइए और आपको वहीं से अनुतोष मिल सकता है।
अब ऐसे प्रकरणों में क्या होता है, जिस कोर्ट को क्षेत्राधिकार ही नहीं है तो वो कैसे आपको कोई रिलीफ दे दे। तो ज़रूरी ये है कि कभी भी कोर्ट में केस फाइल करने से पहले आप ये अच्छे से जांच लें कि ये सही कोर्ट है कि नहीं है। और ऐसी बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं। अब जब भी आपको कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप अपने एडवोकेट्स को ज़रूर कंसल्ट करें। आप हिचकते होंगे कि हम क्यों जाएं, हमसे वो पैसा ले ले, वो करेगा नहीं। आप जाइए, आप उनसे कंसल्ट करिए, क्योंकि वो भी आपको हो सकता है कि एक ऐसी विधिक राय दे दें जिससे कि आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाए या आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा जिसमें कि आपकी लीगल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊँगा। नमस्कार।